तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं जो आज हमारे साथ यूपी कथा में है मेहमान। आपका शुभ नाम अर्चना चतुर्वेदी है और व्यंग्य की दुनिया में आप एक जानी मानी व्यंग्यकार हैं। और कई सालों से आपने जो रचनाएं लिखी हैं वो रचनाएं दूरदर्शन से लेके बाकी दूसरी जगहों पर भी पाठ की जाती रही हैं। इसके अलावा शिक्षा के बारे में बात करूं तो पत्रकारिता और जन संचार के माध्यम से आपने स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। क्रिएटिव राइटिंग में भी आपका स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। 10 वर्ष मीडिया में काम करने के बाद दूरदर्शन और डीडी भारती के कार्यक्रम का निर्देशन भी कर चुकी हैं और दूसरे प्राइवेट चैनलों में भी आपका अनुभव है। स्वतंत्र लेखन से आप लंबे समय से जुड़ी रही हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2019 का राम शंकर शुक्ल रसाल ब्रज भाषा पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार मिला है नजर बट्टू पुस्तक को। इसके अलावा ढेर सारी पुरस्कारों की श्रृंखला है। इसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2016 का शरद जोशी सम्मान भी शामिल है जो व्यंग्य संग्रह शराफत का टोकरा को मिला है। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान 2014 से आप नवाजी जा चुकी हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी मध्य प्रदेश की संस्था साहित्य सौरभ, लखनऊ महोत्सव और ऐसी एक अनगिनत श्रृंखला है। पुस्तकें भी आपकी बहुत सारी आ चुकी हैं। अगर मैं कुछ उनका नाम लूं तो मर्द शिकार पर है, यह दिल्ली हिंदी अकादमी के अनुदान सहयोग से प्रकाशित है। शराफत का टोकरा, घूरो मगर प्यार से और इस तरह के और भी कई सारे संग्रह आपके प्रकाशित हैं। उपन्यास आपकी गली तमाशे वाली है। संपादन ladies.com का आपने संपादन किया हुआ है जिसमें अन्य महिला व्यंग्यकार भी सम्मिलित हैं जिनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। कई पत्रिकाओं का व्यंग्य विशेषांक का आपने संपादन किया है। दूरदर्शन, रेडियो इंद्रप्रस्थ, रेडियो ब्रिज माधुरी आदि में आपका कार्यक्रम नियमित आता रहता है। कई प्रतिष्ठित मंचों पर आपका व्यंग्य पाठ चलता रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी। और ये एक लंबी श्रृंखला है जिसका परिचय है, लेकिन सबसे मूल बात यह है कि आप, जो मुझे लगा है जिससे जितना मैं जानता हूं कि मूलतः आप जो है जमीन से जुड़े विषयों पर स्वतंत्र होकर वाकई लिखती हैं आप। तो बहुत बहुत स्वागत है यूपी कथा में। और इसका कंटेक्स्ट क्या है, यूपी कथा क्यों शुरू हुआ उसका मैं आपको बताता हूँ। चुनाव के माहौल आते हैं, हालांकि यह चुनावी कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव के माहौल आते हैं, एक दूसरे पे छींटाकसी होती है, राजनीतिक लोग छींटाकसी करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्थान के गौरव से भी छेड़खानी होने लगती है। भाई पूरे यूपी को कभी कभी गाली दी जाने लगती है, यूपी में क्या है। अरे यूपी किसी भी चुनाव से, किसी भी राजनीतिक चीजों से बहुत परे है। और सदियों का, जैसे कि राष्ट्र एक माँ है, उसी तरह से प्रदेश भी माँ होता है, जन्मभूमि माँ होता है। तो इसी के कंटेक्स्ट में है कि यूपी में वाकई क्या क्या अच्छाइयां हैं। और आप खुद मथुरा से जुड़ी रही हैं। अर्चना जी, अपनी संक्षिप्त यात्रा के बारे में पहले बताएं, आपका ये सफर कैसा रहा, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अर्चना जी। जी, मेरा साहित्यिक सफर बहुत अच्छा रहा। पिछले 10-12 साल से मैं साहित्य से जुड़ी हुई हूँ। मथुरा में जन्म भले ही है, लेकिन कर्मभूमि हमेशा दिल्ली रही। और दिल्ली के बाद अब मैं फिर वापस, उत्तर प्रदेश ने मुझे वापस बुला लिया, तो मैं यूपी में फिर आ गई, नोएडा में। तो पिछले 10 वर्ष से फिर नोएडा ही वापस आ गई हूँ। और पहले चुटपुट लिखती थी अखबार और पत्रिकाओं के लिए, फिर धीरे धीरे किताब रूप में आते गए और पैर जमते चले गए। तो अब तो कहें कि अब तो हम काफी जम गए हैं मजबूती से इस जगह पर। तो बस यही सफर है, छोटा मोटा, बहुत लंबा सफर नहीं है। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना भी है। लेखन के लिए जिन विषयों को आप चुनती हैं तो उसमें सबसे पहले मतलब क्या चीज आपको आकर्षित करता है? बहुत सारे एक्चुअली साहित्यकार भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, बहुत युवा साहित्यकार हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, कवि हैं। तो मतलब साहित्यकार के तौर पे कौन से विषय आपको अट्रैक्ट करते हैं और उसको किस तरह से कनेक्ट करती हैं? थोड़ा इस प्रोसेस के बारे में एक बार बताएं। देखिए, मैं बेसिकली लिखती हूँ व्यंग, और जो व्यंग है वो विसंगतियों पर होता है। तो जैसे टीचर है, जब वो कॉपी चेक करता है तो उसमें जो कमी होती है उस पर सबसे पहले वो लाल निशान लगाता है। तो व्यंग्यकार का भी वही काम है कि वो सबसे पहले कमी को उठाता है। और जब हम बाहर निकलते हैं, और व्यंग बेसिकली दृष्टि है, हर लेखक की अपनी दृष्टि के अनुसार होगा। आपके लिए एक गड्ढा नॉर्मल गड्ढा है, आप गड्ढा देख के चले जाएंगे, बट एक व्यंग्यकार जब उस गड्ढे को देखेगा तो उसके गड्ढे के आगे पीछे बड़े बड़े व्यंग लिखे जाते हैं। तो व्यंग्यकार के लिए दृष्टि मायने रखती है।
तो मुझे अपने आसपास व्यंग बिखरा नजर आता है। जहां देखो देखिए विसंगति समाज में भी है, विसंगति आपके आस पड़ोस में भी है, आपके परिवारों में भी विसंगतियां हैं। तो मुझे व्यंग हर तरफ नजर आता है और मैं वहीं से उठाती हूँ जो मेरे आसपास है। अब मान लीजिए दहेज प्रथा है या कुछ भी बाल विवाह है या बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे यहाँ चलती आ रही हैं और आज भी बहुत सारी ऐसी हैं कि ओवर अप फैशनेबल बहुत हो गए हैं। या बहुत सी लड़कियां, अभी कल मतलब एक विषय पर मैं चिंतन कर रही थी कि आजकल लड़कियों को तो बहुत बड़े बड़े अफसर और सब कुछ चाहिए, मतलब लड़के में बहुत कुछ देखती हैं, अपने से ज्यादा कमाने वाला होना चाहिए, बट खुद को क्या करना है अपनी जिम्मेदारी उन्हें नहीं पता, सिर्फ अपने हक पता है। मतलब लड़का कहेगा कि भाई मैं गांव का हूँ, मेरे माँ बाप के पास चलो, तो लड़की इस बात पर रिश्ता तोड़ देगी कि गांव नहीं जाऊंगी। मतलब उसे तो सब कुछ चाहिए और वो किसी की माँ का बेटा भी छीनने को तैयार है, बट वो तो चाय भी नहीं बना सकती है। तो वो वाली जो विसंगतियां हैं जो परिवारों को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं, तो वो सब चीजें मुझे नजर आ रही हैं और मैं उन सबको पकड़ रही हूँ और उन्हीं पर लिखती हूँ मैं। बेहद सार्थक आपने बताई कि विसंगतियों पे प्रहार करना किसी व्यंग्यकार को, क्योंकि यूपी से हैं, मथुरा से हैं आप, तो इस कंटेक्स्ट में चूंकि ये जो विषय है यूपी कथा, तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में, व्यंग्य के क्षेत्र में कितनी गहराई है, क्या लोग निकले हैं और क्या उन्होंने यूपी को दिया है, ताकि पता चले कि यूपी में वास्तविक रूप से है क्या। अर्चना जी। देखिए ऐसा है, साहित्य जो है यूपी में बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, ये आपने और हमने भी पढ़ा है, प्रेमचंद जैसे साहित्यकार यूपी ने दिए हैं। और आज भी देखिए, चाहे एमपी में रह रहे हो चाहे वो महाराष्ट्र में रह रहे हो, जब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अवार्ड होते हैं तो जब निकल के आते हैं ना नाम, पता लगता है ये बंदा भी यूपी का है। चाहे आप ज्ञान चतुर्वेदी की बात कर लें व्यंग में, चाहे आप डॉक्टर सूर्यवाला की बात कर लें, चाहे आप डॉक्टर प्रेम जन्मेजय की बात कर लें, ये सब बड़े बड़े पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से ले चुके हैं। इसका मतलब ये भी यूपी वाले हैं, रह कहीं भी रहे हैं। तो कुल मिला के यूपी ने एक बहुत समृद्ध साहित्यकार दिए हैं, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े व्यंग्यकार यूपी से ही है। यूपी देखिए सबसे बड़ा प्रदेश है और हिंदी का भी सबसे प्रदेश है बड़ा। तो यूपी और एमपी में ही सबसे ज्यादा होते हैं हिंदी वाले। तो यूपी बड़ा है, तो यूपी में बहुत सारे हैं और व्यंग में तो बहुत हैं यूपी के। और साहित्य में, फिल्मों में, हर जगह आप देखेंगे यूपी वालों का अच्छा खासा दबदबा है और हर जगह पे वो यूपी वाले पाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यूपी में कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन। यूपी में बहुत कुछ है जी, यूपी में जितना है उतना शायद पूरे देश में से निकाल लो, यूपी में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं जा रही हैं यूपी में। वो दिन लद गए, लोग कहते हैं यूपी। आप ये देखिए, इतने बड़े प्रदेश को संभालना, इतने बड़ी चीज में, आप यहाँ से यदि हम इधर से देखें, यूपी तो कितने पार्ट में है, पूर्वांचल और दुनिया भर का तो है, और हर तरफ से लोग आ रहे हैं और इंटेलिजेंट लोग भी हैं। आईएएस भी यूपी में बहुत है, पीसीएस भी बहुत है यूपी में। तो यूपी वाले हर जगह छाए हुए हैं, यूपी वालों को चारों तरफ, आप किसी भी जगह पे पहुंच जाओ, आप लंदन अमेरिका में भी आपको यूपी वाले मिल जाएंगे। पिछले सप्ताह जो है डॉक्टर विनोद बब्बर जी थे, तो बता रहे थे कि जो है न केवल देश के राज्य बल्कि यूरोप और दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो यूपी के मुकाबले बेहद छोटे हैं, बेहद उनकी कम प्रेजेंस है। तो इस तरीके से उन्होंने बताई थी और भी कई सारी बातें कही। बहरहाल यूपी में तो बहुत कुछ है। एक बात और है कि एक साहित्यकार के तौर पे नेचुरल है कि कोई भी जगह, कोई भी स्थान बहुत सारा परिवर्तन देखता है और एक साहित्यकार की दृष्टि उस पर बहुत पैनी लगी रहती है। वास्तविक रूप से पहले के उत्तर प्रदेश में और अभी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर नजर आता है? एक बिल्कुल एक आप कह लीजिए उत्तर प्रदेश निवासी के तौर पे, एक साहित्यकार के तौर पे। अर्चना जी। देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश में मतलब जब हमारा बचपन था तब का यूपी यदि देखें और आज का यूपी देखें, तो देखिए वो एक जो सिंपल जो डिफरेंस है, जो पब्लिक का डिफरेंस है, वो तो दिखा। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में, मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रही, पर बहुत नई चीजें हुई। एक तो क्या है, अपराध कम हुए यूपी में, जो हमने महसूस किया कि अपराध अब उस तरह से नहीं है। बिजली पानी की व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त हुई हैं, सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अब पहले हमें यहाँ से दिल्ली से मथुरा जाने में 3 से 4 घंटे लगते थे, आज हम मथुरा जाते हैं तो हमें 1.5 घंटा लगता है। तो चीजें तो बदल रही हैं। अब वो कौन बदल रहा है, क्या बदल रहा है, वो राजनीतिक मैटर है, बट चीजें बदल रही हैं। यहाँ से लेकिन लखनऊ जाने में जो 8-8, 10-10 घंटे खराब होते थे, लोग 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो यूपी में चीजें बदल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है यूपी का, और यूपी के बच्चों के लिए एजुकेशनल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी अच्छी है। मैं नोएडा में ही देख रही हूँ, पूरा एजुकेशनल हब है और आईटी हब बन के तैयार हो रहा है नोएडा। तो उस हिसाब से यूपी में तरक्की के बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं और आगे के लिए भी खुलेंगे। जबकि हमें मथुरा से लेके, मतलब पहले हमें मथुरा में कुछ नहीं मिलता था, आज की डेट में मथुरा में भी सब कुछ है। मैं देखती हूँ बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी कॉलेज हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अब हर चीज का सेंटर वहीं पर है।
तो इन सब चीजों से क्या होगा, बच्चे और आगे बढ़ पाएंगे। जिन बच्चों को कोई नॉलेज नहीं हो पा रही थी, उनके लिए बाहर जाना मुश्किल था, उनके लिए सब कुछ उसी जगह पर मिल रहा है। तो ये आगे के लिए और भी बहुत अच्छा रहेगा। इस पे एक्चुअली कई सारे हो सकते हैं पॉइंट। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा तो होता रहा है, ऐसा नहीं होता रहा, लेकिन मूल बात जो साहित्यकार के नजरिए से जो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ अर्चना जी, वो ये है कि सुविधाएं आती हैं कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन लोगों की मन स्थिति बहुत मैटर करती है, और एक साहित्यकार उनके मन को पकड़ता है। और मैं थोड़ा महिलाओं के मन पे मैं जाऊंगा कि क्या वाकई उनके मन के अंदर भी उत्साह है कि अब बढ़ा जा सकता है, अब सुरक्षा है, अब जो है चीजें एक दिशा में बढ़ सकती हैं। मतलब मन, एक साहस का संचार कहीं ना कहीं है क्या? चूंकि कानून व्यवस्था की आपने बात की, तो उसी संदर्भ में पूछ रहा हूँ। बाकी चीजें तो चलिए ऑब्जेक्टिव हैं, जो उन पर बात हो सकती है, सब्जेक्टिव है कि भाई ये है, ये नहीं है, ऐसा हुआ, ये लोगों के महसूस करने की बात है। लेकिन मन में क्या संचार हो रहा है साहस का कि आगे बढ़ सकती हूँ, खासकर महिलाओं के संदर्भ में? अर्चना जी। देखिए, मेरे हिसाब से तो हो रहा है, क्योंकि अभी पीछे मैंने मतलब हमारी सोसाइटी में या हमारे आसपास कुछ प्रॉब्लम हुई थी किसी महिलाओं को, तो वुमेन हेल्पलाइन पर फोन करते हैं या वुमेन हेल्पलाइन पर मेल करते हैं तो तुरंत सुनवाई होती है। अभी पीछे मैं ही बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जबकि ये चीज पहले नहीं थी। आप बोलते मर जाओ, कोई फोन तक नहीं उठाता था, कोई सुनता नहीं था। मेरे को कोई कहीं विदेश के नंबर से लगातार फोन और बदतमीजियां हो रही थी मेरे साथ, और मैंने कंप्लेंट करी, तुरंत सुनवाई हुई। मैंने सिर्फ मेल किया था महिला आयोग में, और उसके बाद मेरे घर पे पुलिस वाले खुद आए, और उन्होंने मुझे किसी थाने में नहीं बुलाया, कुछ नहीं, उन्होंने घर आके ही सब काम किया। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव ठीक है। अभी क्या है, लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि लोगों की अभी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। लोग अभी पार्टी के चश्मे से देख रहे हैं चीजों को, उस तरीके से महसूस नहीं कर पा रहे। फेसबुक पर सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं लोग, और सामने वाले के अच्छे काम को भी दबा दिया जा रहा है पार्टी की वजह से। तो वो वाली चीज है, वो उसको देख नहीं रही है। लेकिन मैंने अपने शहर में, मथुरा में देखा कि इस तरीके से कुछ गुंडे थे कि वहां के व्यापारियों को जीना हराम कर रहे थे। दिन दहाड़े मर्डर हुए थे वहां पर, और उनको कोई पकड़ नहीं पा रहा था। आप ये देखें, वो लोग पकड़े भी जाते थे तो रात में अपने घर आके सोते थे, जो मर्डर कर रहे थे वो लोग। और आज की डेट में वो पिछले 4 साल से उन लोगों का कुछ पता नहीं है, और मथुरा में उस तरीके की चीजें अब नहीं हो रही हैं। तो बदलाव तो है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो कीचड़, इतनी गंदगी जो फैली है, उस गंदगी को सफाई करने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट यूपी में बदलाव है। और अभी मैं नोएडा में भी रात को यदि मैं 10 बजे आती हूँ, पहले डर लगता था, अब नहीं लगता है वो चीज। वरना हमारे आसपास के एरिया में लूट हो जाती थी सुबह 9 बजे भी। मैं जब शुरू में नोएडा में आई हूँ 2010-11 में, तो यहाँ पर सुबह 9 बजे घड़ी अंगूठी सब उतरवा ली गई थी। लेकिन आज की डेट में रात के 9 बजे भी वो चीज नहीं हो रही है। तो बदलाव तो है, बट ये है कि देखना है, हमें महसूस करना है। तो हम साहित्यकार की दृष्टि से, मैं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करती, बट साहित्यकार की दृष्टि से मुझे तो वो नजर आ रहा है। अब बाकी लोग यदि वो चश्मा उतारेंगे तो उनको भी नजर आएगा। नहीं, देखिए क्या है कि चीजें बहुत बदली हुई हैं, और ये एक्चुअली ग्राउंड से ही, किसी पार्टी की बात नहीं है, लेकिन पब्लिक को इन सब बातों पे पता होना चाहिए। और चूंकि आप लोग जुड़े रहे हैं, किसी किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हैं, किसी वैसे मन से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी बावजूद उसके कहीं ना कहीं नजर आता है। उसी चीज को उभारने की बात हो रही है, कहीं किसी चीज में अलग बात नहीं है। शिक्षा पे भी बात हो रही है। शिक्षा पे भी देखिए क्या है कि यूपी बिहार को हम लोग देख रहे हैं, चूंकि हम लोग यूपी में हैं, और बहुत समय से आज भी एक वाकया या न्यूज पढ़ रहे थे, तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने कुछ यूपी भैया का कुछ ऐसा प्रयोग किया है प्रियंका गांधी का, तो एक न्यूज आ रही थी। बहरहाल मैं उस शब्द को मैं पकड़ता हूं, भैया वाला जो शब्द है। तो इसमें भी क्या लोगों ने, जैसे भारत को लोगों ने एक देखना शुरू कर दिया है कि एक विश्व शक्ति है, एक विश्व गुरु टाइप है, और उस दिशा में बढ़ रहा है। अब वैसे इजिली हल्के में नहीं लिया जाता है कि कुछ भी काम करा लेंगे, इग्नोर कर देंगे उनके ऑफिशियल्स को, प्रधानमंत्री को या किसी को भी। तो उत्तर प्रदेश की भी छवि थोड़ी सी बदल रही है क्या, ये भैया वाली? बिहार की छवि भी नीतीश कुमार के आने के बाद बदली है। तो इस विषय पे चूंकि मानसिकता पे काम करना बहुत जरूरी है, तो यूपी के लोगों की मानसिकता भी बदल रही है क्या साथ में, अर्चना जी? बिल्कुल। इसमें देखिए, यूपी के लोगों की मानसिकता तो बदली हुई थी। उनका दिल तो बहुत बड़ा था, उन्होंने तो मराठियों का भी स्वागत किया, पंजाबियों का भी स्वागत किया, साउथ इंडियन का भी किया। क्यों यहाँ आके नहीं रह रहे क्या सब लोग? सब रह रहे हैं आराम से। लेकिन जब वही यूपी वाले कहीं और जाते हैं तो उनको बाहरी बना दिया जाता है। ये चीज महाराष्ट्र में भी हुई, ये और भी जगह पे हुई। ठीक है, यदि यहाँ पर गरीबी है, मजदूर यहाँ से जाते हैं, या सब चीजें हैं, लेकिन वो व्यवहारिक, उन लोगों का जो व्यवहार है हमारी भाषा को लेकर, यूपी या बिहार के लोगों की भाषा को लेकर, या उनके पहनावे को लेकर, या उनके तौर तरीकों को लेकर, वो जो मजाक करने की आदत है, वो उन लोगों की सोच है। यूपी वाले नहीं इस सोच को लेकर चल रहे हैं। यूपी वाले पहले बहुत ब्रॉड माइंडेड है, इसलिए तो बड़े दिल से अपना बना के चलते हैं सबको।
और वो खुद पढ़ लिख के अपनी जगह बना रहे हैं यदि वो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि बॉम्बे में एक जगह है, मतलब ठाकुर पूरा विला है, ठाकुर वो है, कॉलेज है, सब कुछ है, वो यूपी का ही था ठाकुर भैया जो मालिक बन गया वहां पर जाके। तो यूपी वालों में कुछ कला तो है ना जो जाके उसके नाम के ठाकुर कॉलेज और पूरी ठाकुर विला बन गए वहां पर जाके। तो देखिए यूपी वाले मेहनती हैं। यहाँ का देखिए पहले, अब तो पब्लिक स्कूल आ गए, हम लोग यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं, हमारे यहाँ जो इंग्लिश और हिंदी का जो बेस बनता था वो सबसे मजबूत होता था। तो वो चीजें जो है, और मेहनती लोग जब आगे जाते हैं तो लोगों को थोड़ी तकलीफ तो होगी ना। जो लोग शुरू से बिना मेहनत के ही काम कर रहे थे तो उनको तकलीफ तो होगी। और यदि ये भैया भैया करते हैं तो वही भैया के बिना इनका काम नहीं चलता। नहीं, सच्चाई ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव इसमें मैं एक दृष्टि है कि राजनीतिक नेतृत्व से भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। जैसे बिहार को लालू प्रसाद यादव जी से जोड़ा जाता था, यहाँ भी जिस तरह की राजनीतिक हुई तो कहते हैं कि घर का मालिक अगर ऐसा हो तो थोड़ा पहचान घर की वैसी बन जाती है। तो मुझे नहीं, ये हो सकता है राजनीतिक गेम है यार, ये सब राजनीतिक उठापटक है और लोगों में ऐसा इस तरीके का कुछ नहीं है। अब यदि आप हम पर्सनली लें तो हमारे देखिए हर जगह के लोग हमारे मित्र हैं। क्या आपके मुस्लिम मित्र नहीं है, क्या आपके पंजाबी मित्र नहीं है, क्या मराठी मित्र नहीं है? हम हैं, हमें तो कोई नहीं बोलता ना भैया बहन। वो लोग तो हमें ठीक बात। दोस्त की दृष्टि से देखते हैं ना। ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडे हैं और ये अपने को बस ऊपर ले जाने के लिए गंदी राजनीतियां और कुछ नहीं है। लोगों में आपस में उसी तरीके से प्यार है। वो फेसबुक पे ही बस गंदगियां दिख रही हैं और कुछ नहीं है सोशल मीडिया पर। ठीक बात, ठीक बात। एक और प्रश्न है जिस पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, संस्कृति पे, कल्चर पे। और कहीं ना कहीं कल्चर माना जाता है कि अगर आदमी शिक्षित ही हो जाए तो फिर पता चलता है कि वो अपने घर के बुजुर्गों को कहीं ना कहीं ओल्ड एज होम में भेजने के कॉन्सेप्ट पे चलता है, जैसा वेस्टर्न में चलता है। तो संस्कार पे भी, धार्मिक चीजों पे भी बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। तो पहले मुझे भी लगता था कि यार इसकी जरूरत क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता है। तो अर्चना जी एक बात बताइए कि एक विकास की दृष्टि से, जैसा कि अयोध्या का बेल्ट का विकास हो रहा है, मथुरा के बेल्ट का पूरा विकास हो रहा है, उधर कुशीनगर का बुद्ध सर्किट का बन रहा है, तो इसका वास्तविक विकास से भी, संस्कार से भी और भारत की विश्व गुरु छवि से भी इसका कोई संबंध है क्या? एक साहित्यकार के रूप में क्या देखती हैं आप? देखिए मैं ना इन चीजों को लेकर थोड़ी सी ईमानदारी से कहूँ तो बड़ी कंफ्यूज हूँ। क्योंकि देखिए विकास हो रहा है, अच्छी बात है, बट हम मंदिरों देखिए जब हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा माहौल बन गया है कि हिंदू बोलता है तो प्रॉब्लम होती है। हम जब अपने धर्म की बात करते हैं तो वहां वो कानूनन अपराध है। बाकी किसी भी धर्म के आदमी खुलेआम बोलते हैं और फिर वो बीच में वो एक कुछ सेकुलर टाइप के कुछ आते हैं वो। तो वो क्या, ये नाश कर दिया बामी कामियों ने इस देश का बहुत ज्यादा। तो हिंदू ही आज की डेट में अपने धर्म को लेकर शर्म कर रहा है और वो गालियां दे रहा है और ये सब कर रहा है। उसके बाद एक पार्टी आती है वो उसी चीज को बहुत हाइप कर देती है। एक पार्टी आती है वो उसको दबा देती है, दूसरी बहुत हाइप करती है। बीच का बैलेंस बिगड़ रहा है। अभी जो चीजें हो रही है ना, हम सिर्फ मंदिर पर फोकस करके बीच का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। दूसरों के जो पहले हमने ऐसा आरक्षण मुद्दा बना रखा है जो बीच में आपस में सिर्फ जहर भर रहा है कि भाई आज की डेट में जब दो स्टूडेंट आपस में पढ़ रहे हैं, दोनों यदि मेहनत कर रहे हैं, एक स्टूडेंट जो कोटे वाले में से नहीं आता वो मेहनत ज्यादा कर रहा है और उसको दिख रहा है कि साला ये कोटे वाला लेके जाएगा मेरी सीट, तो वो आपस में वो दोस्ती का रिश्ता नहीं बन पाता, वो उसको दुश्मन की तरह से देखने लगा। तो ये कांटा था, अब हमने धर्म का कांटा डाल दिया। तो हम आपस में इस चीज से सिर्फ दूरियां बढ़ रही हैं। ठीक है, मंदिर बनना है, बना दिया आपने, बहुत अच्छा, पर उसको उतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया? इतना हाइप करने की क्या जरूरत है चीजों को कि बाकी लोगों को लगने लगे कि हमारे साथ कुछ पाप हो रहा है। तो चीजों की बैलेंसिंग बिगड़ी है। अब ये चीज बैलेंसिंग बिगड़ तो 75 साल से रही है। क्योंकि आप ये देखिए पूरी दुनिया में क्या कहीं भी हज के लिए वो मिलता है सब्सिडी? क्या मुस्लिम देश सब्सिडी देते हैं हज के लिए? हमारे यहाँ दी जाती है। तो हमने पहले ही बैलेंस बिगाड़ रखा था, लेकिन अब जब हिंदुओं की बात हुई तो वो ज्यादा उबाल, अब वो बहुत बुरा लगने लगा, लोगों को बहुत चुभने लगी हैं वो चीजें। तो वो चीजें थोड़ी सी बिगड़ रहा है, बट ये थोड़े टाइम के बाद उनको भी समझ में आ ही जाएगा कि ये चीजें जरूरी थी और जरूरी हैं। बट साथ साथ यदि एजुकेशन पर, रोजगार पर या बाकी जरूरी मुद्दों पर भी काम होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर मस्जिद तो देखिए ये सब चीजें हैं, यहीं रह जाएंगी, लेकिन जब रोटी पेट में होगी तभी सब मंदिर जाते हैं ना, तभी अच्छा लगता है। अब वहां भी तो चढ़ावा ही चढ़ाना पड़ेगा ना। जब जेब में ठन पाल होगे तो आप मंदिर में भी क्या जाओगे? तो बेटर है कि बच्चों के रोजगार पर, उनके एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये एक्चुअली रोजगार, एजुकेशन की जो आपने बात करी अर्चना जी, तो एक दृष्टि से देखा कि अब लोग आएंगे तो इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब बहुत सारे विदेशी हो गए और सारी चीजें, और लोग आएंगे क्यों? अगर मतलब एक इकोनॉमिक पे मैं बात करूं तो अयोध्या का जो बेल्ट पूरा डेवलप हो रहा है, पूरा सर्कल डेवलप हो रहा है,
विदेशी क्यों आएंगे इंडिया में, या एनआरआई क्यों आएंगे, भगवान राम का दर्शन करने आएंगे, पता चला कि भगवान राम जो है तिरपाल में है। मतलब एक सिंपल सी बात, भगवान राम की आस्था है और हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में, तो कहीं लगता है आपको कि टूरिज्म भी बढ़ सकता है उत्तर प्रदेश में जो ये काम हो रहा है, और बुद्ध सर्किट है सीधे सीधे आपका कुशीनगर में जो बन रहा है, लोग आएंगे तो रोजगार भी बढ़ने की संभावना होगी, इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अदरवाइज लोग उधर ही सेटल हो जाते हैं कि छोड़ो यार यहाँ कुछ आने के लिए है नहीं। तो इस पे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, ये सब चीजें तो देखो, इससे इकोनॉमी में चेंज तो आता ही है। आज यदि तीर्थ स्थल कोई बनता है और लोग दर्शन करने जाते हैं तो वहां के लोगों को रोजगार तो मिलता है, कि वहां के जो दुकानदार हैं, अब हमारे यहाँ मथुरा में यदि लोग दर्शन करने आते हैं 3-4 महीने, गुजरात से बहुत लोग आते हैं, तो बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है उससे। इतने दुकानदार हैं वहां से, वो कपड़े भी खरीदते हैं, वो खाना भी खाते हैं, वहां के होटल भी चलते हैं, होटल व्यवसाय भी चलता है, तो सब कुछ चलता है। जब एक चीज शुरू होती है तो व्यवसाय चलता है और धीरे धीरे चीजें। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी हमें उस हिसाब से काम के मौके तलाशने पड़ेंगे और वो मौके देने भी पड़ेंगे। वो जो शोर हो रहा है, असल में पता है क्या है, शोर बहुत हो रहा है कि बेरोजगारी है, इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, लेकिन पीछे से सारी चीजें गड़बड़ हैं, तो उनको सुधरने में टाइम तो लगेगा। लेकिन सिर्फ हम मंदिर मंदिर भी करते रहेंगे तो भी चीजें नहीं सुधरने वाली हैं। हमने और भी फील्ड में तो नौकरी पैदा करनी पड़ेगी ना, सभी जाके मंदिर में पंडित तो नहीं बन जाएंगे, सभी जाके दर्शन करने तो नहीं आएंगे। तो हमें कुछ ऐसी भी चीजें तो बनानी है जिनके लिए और चीजों के लिए भी लोग आए। तो वो सारी सुविधाएं भी, शहरों का डेवलपमेंट, स्कूलों का, अब सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें बिल्कुल बेकार पड़ी हुई हैं, सरकारी स्कूल में लोग जाना नहीं चाहते, प्राइवेट स्कूल भर के छत्ते की तरह हर एक माँ बाप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। तो वो चीजें भी तो जरूरी है ना। सरकारी अस्पतालों का, यदि आप यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत देखें तो बहुत खराब है। तो लेकिन वो चीजें, जो भी डेटा आया वो WHO का, उसने बड़ी तारीफ की कोरोना मैनेजमेंट को लेकर। आबादी जिस अनुपात में है उस अनुपातिक दृष्टि से तारीफ हुई कोरोना हैंडलमेंट की, देखिए और ये तारीफ WHO हुई, का आया। देखो मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और नो डाउट योगी जी ने चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया और जनता ने भी साथ में हाथ मिला के काम किया। सिर्फ सरकार ने इसमें मेहनत नहीं करी है, जनता ने भी बराबर की मेहनत करी है। आज आप देखें नोएडा या कहीं के क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लोगों ने राशन भी बांटे हैं, लोगों ने और भी बहुत काम किए हैं, खुद बहुत सारी चीजें करी हैं। जो सक्षम लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया है, वो चीज भी नजर आई है, तो वो चीज भी हुई है। सिर्फ ये नहीं हुआ कि भाई सरकार ने कुछ दे दिया। और सरकार का ध्यान सिर्फ गरीबों पर है। मिडिल क्लास क्या करे, जिसकी जॉब चली गई है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? कहीं टैक्स में, कहीं किसी भी जगह सरकार ने मिडिल क्लास को कहीं भी रखा है? और सबसे ज्यादा जो अनुपात है वो मिडिल क्लास का है। आपको गरीबों के लिए फ्री राशन दिख रहा है, आपको गरीबों की सारी तकलीफें दिख रही हैं, लेकिन मिडिल क्लास क्या जहर खा ले? उसको तो खाना नहीं मिल रहा है मिडिल क्लास को। और मिडिल क्लास वो क्लास है जो बेचारा घर में दाना नहीं है फिर भी जाके उस लाइन में नहीं लग सकता जहां फ्री का खाना मिल रहा है। तो मिडिल क्लास के बारे में अभी नहीं सोचा जा रहा है। जो बच्चे पढ़ गए हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, उनके बारे में भी सोचो। हम सिर्फ गरीबों को सिलेंडर दे रहे हैं, हम गरीबों को घर दे रहे हैं, ठीक है, हम गरीबों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मिडिल क्लास को भी तो बढ़ाओ। जब कोरोना आया तो वही मिडिल क्लास खड़ा था ना हाथ पकड़ के, वही सरकार को सपोर्ट कर रहा था मिडिल क्लास। तो उनको भी सपोर्ट करो। देखो बिजनेसमैन, जो बड़ा बिजनेसमैन है वो तो तैर जाता है, जो गरीब है वो कहीं भी भीख की लाइन में लग जाएगा, तो मरेगा कौन? मिडिल क्लास। तो सबसे ज्यादा बहुत मरना आप आपने यदि देखें एक सुसाइड भी व्यंग्यकार सबसे की ज्यादा मिडिल दृष्टि से क्लास करता है। आपने बड़ी अच्छी, आपने विडंबना और ग्राउंड वाली विडंबना जितने बिंदास तरीके से आपने बताया, सच्चाई भी है, ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल बात बताइए अर्चना जी की, इतनी बड़ी आबादी है, लोगों को रोजगार देना, सुविधाएं देना, तो कहीं नहीं लगता है कि चाइना के विकास की हम बहुत बात करते हैं, लेकिन वहां पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक फैक्टर रहा है। कहीं मान लीजिए कि 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे किसी के हों और उस पर कोई नियंत्रण ना हो, तो ऐसा नहीं लगता कि संसाधन, मतलब बड़ी दृष्टि में देखें आप, तो थोड़ा इस पे भी कार्य करने की जरूरत है। देखिए हमारे यहाँ नियंत्रण पे जैसे ही कार्य होगा वैसे ही जातिवाद आ जाएगा, क्योंकि जनसंख्या तो एक ही कास्ट की बढ़ रही है। यहाँ कितने ब्राह्मण के, हिंदुओं के कितने बच्चे हो रहे हैं? आज आपने कितने दर्जन बच्चे रखे हैं अपने घर में? यहाँ तो अल्लाह की कृपा हो नहीं रही है। तो हम तो अपने बच्चों के लिए, तो जैसे ही ये वाली चीज आएगी वैसे ही वो वाले हंगामे शुरू हो जाएंगे, और फिर सेकुलर जाग जाएंगे, और फिर सारे वो जाग जाएंगे, वो वक्त वक्त चिल्लाने लगेंगे, वो जो पहले से अंधे हैं 70 साल से। तो वो वाली चीजें हैं, और ये ना लड़ाई लंबी है। और कम से कम ये है कि ये पार्टी सोच रही है इस चीज पे। मैं तो इस मामले में ये देख रही हूँ कि कम से कम उस दिशा में सोचना तो शुरू हुए हैं, और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और उसके अलावा ये भी होना चाहिए कि यदि किसी के यहाँ 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनके घर में किसी को कोई रोजगार ना दिया जाए। मांगो साले भीख, जो अपने आप सब सही हो जाएंगे। क्या है जरूरत है कि आपने इतने सारे जो चीजें हैं, टैक्स की स्लैब में वहीं फिर मिडिल क्लास मर रहा है। टैक्स तो हम भर रहे हैं और भोग कौन रहा है टैक्स को?
यहाँ भी मिडिल क्लास मरता है। मिडिल क्लास तो को लेके देखिए बिल्कुल आपका दर्द वाजिब है, वो कहीं कह भी नहीं सकता, अपना दुखड़ा रो भी नहीं सकता वो। तो देखिए अपने यहाँ हर चीज को जातिवादी चश्मे से देखा जाता है, वो गलत है। जरूरत का मतलब जरूरत किसी को नहीं दिख रही है, प्रॉब्लम किसी को नहीं दिख रही है। यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, क्या ये नहीं सोचते कि यूपी को 2-3 हिस्सों में बांट दिया जाए? जब छोटे छोटे प्रदेश बन गए, यूपी के भी 3 प्रदेश और बना दिए जाए तो कम से कम ये विकास तो प्रॉपर होगा। सब अपने अपने प्रदेश का एक एक तरीके से विकास करेंगे। जो उस तरीके की आबादी है उसको सबको एक जगह साइड में कर दिया जाए। तो चीजें देखो, अब पॉलिटिकल सिनेरियो है, किस तरीके से होगा क्या होगा नहीं पता, बट जो चीजें गड़बड़ हैं वो तो हैं। कंट्रोल तो करना पड़ेगा, जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तब तक चीजें मुसीबत में हो जाएंगी। लेकिन जनसंख्या कंट्रोल करने के बाद चाइना का आपने जो उदाहरण दिया, तो चाइना में भी एक दिन के बाद स्थिति ये आ गई कि अब वो चाहते हैं कि बच्चे पैदा हों, क्योंकि बुड्ढों की जनसंख्या बढ़ गई और जवानों की खत्म हो गई। तो नहीं फैक्ट ये है, बड़ा उसकी ना विकास की बड़ी बात तो है। विचित्र बड़ी विचित्र चीज है ये जनसंख्या वाली, और ये वो। तो बेटर है कि भगवान की देन और अल्लाह की देन पर भरोसा करें, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक सेशन रहा आपके साथ अर्चना जी। युवाओं को, युवा लेखकों को या युवाओं को क्या संदेश देंगी, खासकर यूपी के युवाओं को, अर्चना जी? देखिए यूपी के युवा तो बड़े मस्त और बिंदास बच्चे हैं। यूपी के युवाओं का दिमाग बड़ा तेज है, बड़ा उर्वर। जो यूपी का दिमाग है ना, बड़ा उर्वर है। तो उनके पास बड़े आइडियाज भी बहुत अच्छे होते हैं और वो बिंदास होते हैं। बाकी ये है कि खूब पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, और जो आपके दिल में आए वो लिखो, मैं यही कहूंगी। और बाकी किसी चीज से डरने की या दबने की जरूरत नहीं है। जो दिल में आए वही वही बोलो, वही लिखो। क्यों बनावटीपन नहीं होना चाहिए लेखन में। मैं देखती हूँ कई लोगों के लेखन में, मतलब जब उनसे मिलो तो वो अलग पर्सनैलिटी लगते हैं, जब उनका लिखा पढ़ो तो वो अलग पर्सनैलिटी लगते हैं। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। जो आप हो वही दिखो और वही लिखो, तब चीजें बनती हैं। बड़ी सटीक ये आपने मेरा बात अपना कही। अनुभव है। ना ना, बिल्कुल अपना अनुभव ही आपका सटीक है। और अर्चना जी किताबें जरूर पढ़िए आप लोग। शराफत का टोकरा, फिर उसके बाद आप लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा, जो भी युवा लेखक है। हमारे साथ सहयोगी हमारी तान्या जी जुड़ी हुई हैं। तान्या जी अपना कैमरा आप ऑन कर सकती हैं, और कुछ अगर प्रश्न है तो अर्चना जी के सामने रख सकती हैं। तान्या जी। जी जी, नमस्ते अर्चना जी या नमस्ते मित्री जी। नमस्कार मैं तान्या जी। हाँ जी नमस्ते। एक्चुअली इंटरनेट का इशू, लाइट चली गई है, मैं मोबाइल से ज्वाइन किया है तो उसमें मेरे आवाज को बड़ी वीक प्यारी है, शक्ल नहीं दिखेगी। नो वीक इंटरनेट है, तो बस मेरे को मैं ऑडियो ही क्लिक कर सकती हूँ, वीडियो पे फिर और गड़बड़ ना हो जाए। बट आपको मैं कुछ ही पल सुन पाई, बहुत ही आपके में बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस, एज वेल एज आपकी पॉइंट्स लेके बहुत सहमत भी हूँ मैं। जैसे आपने मिडिल क्लास के बारे में डेफिनेटली कहा है, बहुत चीजें हम भी सोचते हैं और मित्री जी मैं भी वार्तालाप करते रहते हैं। एक चीज मैं अपना बस पॉइंट ऑफ व्यू जो कहना चाहूंगी, एक्चुअली दरअसल मैं भी दिल्ली से ही हूँ और नोएडा की तरफ में ही। तो एक चीज ये बहुत ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, क्राइम रेट ऑफ यूपी, ये मैं ये कह सकती हूँ कि करंट गवर्नेंस के वजह से क्राइम रेट का बहुत तगड़ा भी अच्छा असर हुआ है। डेफिनेटली पब्लिक का हाथ है, डेफिनेटली सेंट्रल पुलिस का भी हाथ है, डेफिनेटली। बट द करंट गवर्नेंस, एटलीस्ट क्राइम रेट अगर हम देखा जाए महिलाओं के लिए, उस पे काफी ज्यादा हद तक अगर हम देखेंगे, हम जाते रहते हैं काम के सिलसिले से, रात को भी होता है काम, कुछ भी होता है, बट क्राइम का अगर मैं देखा जाऊं तो विमेन इनिशिएटिव प्रोग्राम्स काफी बढ़ गए हैं, क्राइम रेट काफी कम हो गई है डेफिनेटली। सो दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव पॉइंट, जिसमें आई एम श्योर आप भी आपके जुड़ने से पहले अर्चना जी ने इसी पॉइंट पे विस्तार से बात की थी कि कैसे जो है रिएक्शन हो रहा है, कैसे महिलाओं को जो है एक कॉल पे एक्शन हो जा रहा है। अब ये नहीं कि थाने के चक्कर लगाने जी पड़ रहे हैं। जी 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 जी, आप सही कह रहे हैं एकदम। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि एक बहुत वेल नोन फैक्ट है, और लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सिचुएशन है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर सही होता है तो लोगों के अंदर साहस का संचार होता है, बाकी तो अपने आप ही कर लेंगे। अगर वो डरेंगे नहीं तो कारोबार भी कर लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सही होगा तभी विकास होगा सही तरीके से। सही तरीके, ये सबसे मेजर फैक्टर है। और युवाओं को भी आपका अच्छा संदेश रहा। लिखिए, बिंदास लिखिए, डुअल पर्सनालिटी के शिकार मत बनिए। आपने दूसरे शब्दों में ये कहा। बहुत अरे वाह अर्चना जी, ये तो लाइन आपकी कोट हो गई।
अर्चना जी के साथ मेरा परिचय तान्या जी कई सालों से है जी। और हम लोग देख के सीखते रहते हैं उनकी लेखनी पढ़ के, और फेसबुक पे भी जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं तो ये उसमें से हैं जो आता है मन में वो लिखती हैं और बिंदास लिखती है। कभी पता चला कि कभी किसी को धो दिया, कभी किसी को धो दिया, तो फेसबुक वॉल पे भी एक अच्छा अनुभव होता है और लगता है कि ठीक है, कही जा सकती है बातें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके लिए अपनी पर्सनालिटी को दबाया जाए, जो आप महसूस करते हैं उसको कहने से रुका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी जुड़ने के लिए, जी। और उम्मीद है कि यूपी में जिस तरह से आपने बताया कि बहुत कुछ है साहित्य में, एक से बढ़ के एक व्यंग्यकार, साहित्यकार, प्रेमचंद की धरती, कबीर की धरती, तो उम्मीद है कि कोई ये नहीं कहेगा कि यूपी में क्या है। और राजनीतिक परिदृश्य बदलता है, ठीक है, राजनीति अपनी चीजें हैं, और मतदान भी हो रहा है। मतदान से पहले एक आखिरी प्रश्न लेके आपसे विदा लेना चाहेंगे कि क्या क्या किसी को ध्यान में रखना चाहिए, 2-4 फैक्टर अर्चना जी, बटन दबाने से पहले, बटन दबाने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, मतलब मेजर तौर पे? देखिए, यदि यूपी में पहले से रह रहे हैं तो आप सिर्फ 5 साल पहले का सिनेरियो ध्यान में रखेंगे तो अपने आप बटन खुद ब खुद सही जगह पे जाके दबेगा। क्योंकि जो हमने देखा है ना, जब 90 में मंदिर मस्जिद मुद्दे पे जब हमने पिटते देखे हैं लोग, और जो चीजें हमने देखी हैं, तो वो अपने आप बटन सही जगह पे जाके दबता है। तो किसी का कोई प्रचार नहीं, अपने दिल की सुने और फिर उसके बाद बटन दबाएं। आपको लगे कि हाँ भाई, रहने लायक पहले में और अब में क्या अंतर है, वो अंतर पता लग जाएगा, अपने आप बटन सही जगह जाएगा और फिर वही आएंगे। जी, जी, आपने एकदम सही कहा। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा बढ़िया। आप लोगों से बात करके। अच्छी तान्या बातें जी आपने की शक्ल बताई। देखने को मिलती तो और अच्छा लगता मुझे। अगले मिथिलेश जी, अगले एक सेशन करवा दीजिए, एक और बिल्कुल, बार फिर बिल्कुल। हम तान्या जी आप मैं आपकी अर्चना आवाज जी कैफे में से, बैठ वाकई जाऊँगी बहुत जो अच्छी है। इंटरनेट अर्चना थैंक जी भी यू। बिंदास है, तान्या जी भी आप ही की तरह है अर्चना जी। इंटरनेट बस पे कैफे में बैठ जाएंगे ना तो इंटरनेट का इशू एकदम नहीं होगा यहाँ पे। बस दरअसल हर वेंसडे को लाइट का इशू होता है यहाँ पे इसी टाइम पे। तभी मिथिलेश जी को मैं बोली थी कि अभी नहीं, ज्वाइन बताया था, करते हैं आपने ढंग से। बताया था, और एक अच्छा सेशन भी रहा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों के साथ समय दिया अर्चना जी, या खासकर आपने अपना कीमती समय निकाला, और उत्तर प्रदेश का कल्याण हो, उत्तर प्रदेश की कथा महागाथा में बदले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। लिंक को शेयर कर दीजिए। उसके अलावा यूपी कथा में अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई सहयोगी कुछ कहना चाहता है यूपी के बारे में, तो हमारे इस लिंक को ज्वाइन करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मेरा नंबर है 9990089080।